तो आज डिस्कस करते हैं इस वक्त की सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर। तो इस डेकेड में कैंसर एक बहुत बड़ी हाईलाइटेड बीमारी के रूप में उभर रहा है। जहां आज से 10 से 20 साल पहले कैंसर के इक्का दुक्का केस ही सुनने को मिलते थे, आज के दौर में ख़ास तौर से पिछले 10 सालों में आपको लगभग हर दूसरे घर में कैंसर के मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दौर में कैंसर एक पेंडेमिक का रूप ले चुका है और अब वो ना सिर्फ बड़े बूढ़े और जवान को लपेटे में ले रहा है, बल्कि छोटे बच्चों में भी कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके पीछे वजह वही है, गलत खान पान और आज के ज़माने के जदीद आलात जैसे इंटरनेट, सेल फ़ोन वगैरह वगैरह। मगर आज के दौर में हम सेल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह से तो बच नहीं सकते, मगर अगर हम अपने खान पान पर ही सही तरह से ध्यान दे लें तो इतने सारे रेडिएशन के बीच में रहते हुए भी हम कैंसर जैसी बीमारी से न सिर्फ बच सकते हैं, बल्कि अगर इस बीमारी में फंस भी गए हैं तो अगर सही वक्त पे हम थोड़ी सी समझदारी और हिम्मत से काम लें तो इस बीमारी को से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं और एक नॉर्मल सेहतमंद ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सबसे पहले है, कैंसर क्या है और क्यों होता है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो कैंसर का मतलब है एक एबनॉर्मल सेल, यानी जब हमारे सेल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उल्टा सीधा खा खा के हमने अपने इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो हमारे अपने ही सेल दूसरी तरह से बिहेव करने लगते हैं और अपने आप को मरने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा शुगर यानी कि ग्लूकोज खाने लगते हैं। और इस तरह जब हमारे सेल ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज खाने लगते हैं तो फिर वो ज़्यादा न्यूट्रिशन की वजह से नॉर्मल सेल से ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं। सेल की इसी एबनॉर्मल ग्रोथ को ही कैंसर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कैंसर या ट्यूमर में जिस्म के किसी भी हिस्से में अक्सर गांठें बनने लगती हैं, यानी कि सेल बहुत ज़्यादा बनकर गांठ या फिर ट्यूमर की शक्ल ले लेते हैं। और कैंसर किसी एक वजह से होता भी नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कच्ची हरी सब्जियां, ख़ास तौर से पत्तेदार हरी सब्जियां खाने से भी हम कैंसर को दावत दे लेते हैं, क्योंकि कच्ची पत्ते वाली सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा मिनरल होते हैं और कुछ केमिकल्स होते हैं जो कई बार हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। और फिर जब ये अधपके केमिकल्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में रह जाते हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तो यही एक्स्ट्रा केमिकल और मिनरल आपके घर में जो वाईफाई चल रहा है और आपके घर के बाहर जो मोबाइल का टावर लगा है, उसकी रेज़ को आपके अंदर मैग्नेट की तरह खींचने लगते हैं और इस तरह से लगातार रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से आपको कैंसर होने का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, कैंसर का सेल शुगर खाता है, तो अगर आपके खाने में शुगर या ग्लूकोज ज़्यादा है तो भी आप कैंसर का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर कैंसर का सेल पाया जाता है, मगर वो स्लीपिंग मोड में रहता है। मगर जब आप शुगर या ग्लूकोज वाला फूड ज़्यादा खाते हो, जैसे कि गेहूं की रोटी या बाहर का प्रोसेस्ड चीनी वाला खाना, तो भी आप कैंसर को दावत दे रहे हो, क्योंकि आप उस सेल को खाना दे रहे हो जिससे कि उसकी ग्रोथ में मदद मिल रही है। इसके अलावा कैंसर की एक बड़ी वजह है आजकल खाया जाने वाला रिफाइंड या फिर बीजों वाला तेल। रिफाइंड तेल या पाम ऑयल तो होता ही ख़राब है, बट
अगर आप बीज के नाम पे बना तेल भी खा रहे हो तो वो भी वही काम करता है, क्योंकि बीज वाला तेल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। हाँ, अगर प्योर सरसों या तिल का तेल मिल पाता है तो थोड़ी मिकदार में खा सकते हो, मगर खाने के लिए बेस्ट होता है एनिमल फैट या चर्बी। तो आप अपना खाना चर्बी में बनाएं, ना कि बीजों के नाम पर मिलने वाले डीजल या मिनरल ऑयल में। इन सभी तेलों में ओमेगा 6 बहुत हाई होता है और इसके साथ ही इनका स्मोक पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप इन तेलों में तलाई या फ्राइंग का काम करते हैं तो ये तेल जल्दी ही कैंसर कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं, जो कि कैंसर बनने का एक बहुत बड़ी वजह होती है। जबकि चर्बी या एनिमल फैट जैसे कि बीफ टैलो का स्मोकिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो अगर आप तला हुआ खाना खाते हैं तो चर्बी में फ्राइंग का काम कर सकते हैं, तो ये आपको उतना नुकसान नहीं करता है जितना कि रिफाइंड तेल में फ्राई किया हुआ खाना। इसके अलावा चर्बी में बना हुआ खाना न सिर्फ खाने को टेस्ट को बढ़ाता है बल्कि आपको सेहत भी देता है। वहीं ये बीजों के नाम पर बना हुआ रिफाइंड या मिनरल ऑयल हर एक बीमारी की वजह होता है। इसके अलावा जब भी आपको कोई खाना जल कर काला पड़ने लगता है तो वो खाना भी कार्सिनोजेनिक हो जाता है और कैंसर की वजह बनता है। तो खाना बनाते टाइम ध्यान रखें कि खाना पका हुआ हो, जला हुआ नहीं। इसके अलावा कई बार जब आप वेट लॉस के प्रोसेस में होते हैं तब भी आपको कैंसर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो और वेट लॉस के लिए तो उसकी वजह से कैंसर हो गया है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में, क्योंकि कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करते हो तो शुरुआत में 1-2 सालों में आपका वेट बहुत कम दिनों में फ्लक्चुएशन के साथ बढ़ता घटता रहता है कि 1 महीने में ही 5-6 किलो वेट आपका चला गया और फास्टिंग छोड़ते ही 4-5 किलो 2-3 दिन में ही वापस आ गया। तो इस कंफ्यूजन की स्थिति में बॉडी में कैंसर सेल एक्टिव हो जाता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो कैंसर आपको नहीं होगा। असल में आपके अंदर कैंसर सेल था जो कि अब आपके अंदर एक्टिव हो गया है। अब वो एक तरह से समझ लीजिए उभर के आ गया है। और अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं और इस बीच आपको कैंसर डिटेक्ट हो भी जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, तो भी आपको कैंसर ठीक करने के लिए भी कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो। कई बार वेट लॉस के प्रोसेस में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और सही से उसका इलाज कर लिया जाए तो 1-1.5 साल में वो आराम से ठीक भी हो जाता है। और मैं बता रही हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी के साथ हो, इसलिए और हो जाता है क्योंकि आजकल का जो खाने पीने का और जो माहौल बना हुआ है उसमें लगभग कैंसर के लिए हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रो हैं। और वो जो है थोड़ा सा बॉडी को फ्लक्चुएशन मिलता है तो वो एकदम से उभर के आ जाता है। इस तरह से आप समझ लो। तो घबराने की, एक तो वो इतनी बुरी कंडीशन में होगा भी नहीं और जो है आप आराम से ठीक हो जाओगे। थोड़ा सा आप डाइट वही करनी है जो आप कर रहे हो और उसके साथ ही थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो आराम से ठीक हो जाएगा। इसमें ये वहम पालने की ज़रूरत नहीं है कि हमने वेट लॉस के लिए कीटो किया या फिर हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की उसकी वजह से हो गया है। उसकी वजह से नहीं हुआ है, पहले से था, वो बस एकदम से उभर के आ गया है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते, मतलब वेट लॉस के प्रोसेस में नहीं होते, कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे होते, तब भी वो आपको हो ही जाता और ये चांसेस है कि बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में होता। तो अगर वेट लॉस के प्रोसेस में आपको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो आगे जो मैं बता रही हूँ आपको बस उसी तरह से करना है और आप देखोगे 1-1.5 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में आप आराम से हर तरह के कैंसर से बाहर आ जाओगे, चाहे वो कहीं का भी हो कैंसर।
तो यहाँ तक हमने जाना कि किस तरह कैंसर आपको होने की क्या क्या वजह हो सकती हैं। ये जो पीछे मैंने वजह बताई हैं, इसके अलावा भी कई सारी वजह हो सकती हैं कैंसर होने की। तो मतलब कई तरह से होता है, ये सिर्फ मैंने जो मोटी मोटी वजह थी मेन वो बताई हैं, उसके अलावा किसी और वजह से भी हो सकता है। और शुगर का एक्स्ट्रा कंजम्पशन तो होता ही है हर एक बीमारी के पीछे, तो उसे तो आप मान ही लीजिए कि ये प्रॉब्लम तो है ही। उसके अलावा दूसरी और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो अब हम आगे जानते हैं कि कैंसर के अगर आपको हो गया है तो आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं जिससे कि आप पहचान सको कि कैंसर की तरफ हम जा रहे हैं। तो कैंसर का सेल क्योंकि शुगर खाता है, तो अगर आपकी शुगर लेवल अक्सर 30 से कम हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर कैंसर का सेल एक्टिव है। और कई बार एकदम से कैंसर डिटेक्ट होता है और साल भर में इंसान मर जाता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो अगर आपका शुगर लेवल अक्सर 30 से कम हो जाता है, वज़न तेज़ी से आपका गिर रहा है या बॉडी में कहीं पर गांठ हो गई है, तो हो सकता है आपको आप कैंसर के शुरुआती दौर में हैं। और कई बार कैंसर एकदम भी डिटेक्ट हो जाता है या कई बार किसी वायरस की वजह से भी कैंसर हो जाता है, जिसे HPV वायरस कहती हैं। ये वायरस कई साल तक आपके अंदर जिंदा रह सकता है और जैसे ही आपकी बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर होने लगती है तो ये वायरस ताकत पकड़ के आपको कैंसर दे सकता है। इन सिम्टम्स के अलावा कैंसर का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कोई भी सिम्टम नहीं आना। मतलब आपको पता जब तक कैंसर पूरी तरह से कई बार तो 4th स्टेज में आने पर ही पता चलता है। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में पता ही नहीं चलता है कि आपको कैंसर है। दूसरी बीमारियों में भी असल में ऐसा ही होता है कि जब तक कंडीशन वर्स नहीं हो जाती है तब तक हमारी बॉडी जो है वो हर तरह से उस बीमारी से लड़ने की कोशिश करती है। चाहे आप किडनी के मरीज़ को ले लें या फिर लीवर की प्रॉब्लम को ले लें या थायराइड या शुगर। मतलब जब तक बॉडी में ताकत होती है बॉडी हद दर्जा कोशिश करती है कि मैं इस बीमारी को फैलने से रोकूं और इसको ख़त्म कर दूं। तो वो कोशिश यही होती है उसकी, तो वो सिम्टम भी कई बार नहीं आने देती है बॉडी, तो अपने आप ही अंदर अंदर लड़ती रहती है। और जब सिचुएशन बिल्कुल ही मतलब उसके हाथ से निकल जाती है, बॉडी में फिर इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो कोई भी आगे की प्रॉब्लम्स को डील कर सके, तो फिर जो है आपको एक बड़ी बीमारी दिखाई देती है। चाहे वो आपका लीवर की प्रॉब्लम हो, आपको कैंसर हो या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर केसेस में जो होता है आपको शुरुआत में बिल्कुल कोई भी सिम्टम पता ही नहीं चलता और जब बिल्कुल ही कंडीशन वर्स हो जाती है तब आपको पता चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है और ज़्यादातर केसेस में यही हो पाया जाता है कि एकदम से कैंसर डिटेक्ट हुआ और फिर कई बार तो 3rd या 4th स्टेज का ही कैंसर डिटेक्ट होता है और उसके बस 6 महीने या साल भर के अंदर ही पेशेंट की मौत हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्टेज का कैंसर हो, जो चीज़ें मैं आपको आगे बता रही हूँ आप अगर उस तरह से करोगे, थोड़ा सा हिम्मत रखोगे, तो फिर आप कोई भी स्टेज का कैंसर क्यों ना हो 1.5-2 साल में इंशाल्लाह उससे बाहर आ ही जाओगे। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैंसर क्या क्या है और इसकी वजह क्या क्या है। अब बात करते हैं इसके इलाज पर। तो कैंसर हो या कोई और बड़ी बीमारी, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे और अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर क्यों ना हो इंशाल्लाह उससे बाहर आ ही जाओगे। तो अगर आपको या आपके किसी अपने को कैंसर हो गया है तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने आसपास के लोगों को हैंडल करना सीखना। क्या होता है कि अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है या कोई भी और दूसरी बड़ी बीमारी के बारे में आपको पता चल गया है
तो अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो गया है, आपको पता चल गया है कि आपको कैंसर है, तो कैंसर से लड़ने से पहले आपको अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सलाह से लड़ना होता है। तो यहाँ आपको सब्र से काम लेना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके घरवाले और रिश्तेदार आपके दुश्मन हैं, बट ख़ास तौर से कैंसर या किडनी फेल्योर जैसी बड़ी बीमारियों में जो वो सलाह देते हैं वो आपके काम की नहीं होती, उल्टा आपको नुकसान ही पहुँचाती है। तो सबसे पहले कोशिश करें आपकी बीमारी के बारे में कम से कम लोगों को पता हो, ताकि कम से कम लोग ही आपके पीछे लगें। कोशिश करो किसी को मत बताओ, क्योंकि 10 लोगों को बताओगे तो 10 लोग अपने अपने हिसाब से सलाह देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ठीक तो आप अपने आप ही होगे, दूसरे लोग आपको सिर्फ बहकाएंगे और परेशान करेंगे। हाँ, एक बार जब ठीक हो जाओ तो चाहे किसी को भी बता दो। तो सबसे पहले सलाह जो आपके घरवाले या पड़ोसी या रिश्तेदार आपको देंगे वो है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता करो और इलाज करवाओ। अब आप अपने आस पास ही देखो, आजकल तो कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर घर या ख़ानदान में आपको कैंसर के मरीज़ दिखाई दे ही जाएंगे, और उनमें से ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई डॉक्टर्स और दवाओं पर खर्च करने के बावजूद भी साल भर के अंदर ही मर जाते हैं, या कुछ बच भी जाते हैं तो बीमार रहते हुए ही बची हुई ज़िंदगी काटते हैं। तो ज़्यादातर कैंसर के केसेस में इलाज कराने के बावजूद भी लोग मर जाते हैं, और कई बार तो डॉक्टर के जवाब दे देने पर भी कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या साल भर के ही मेहमान हो, तब भी लोग किसी उम्मीद में इलाज कराते ही रहते हैं, तकलीफ़ भी उठाते हैं और फिर मर जाते हैं। और इस बीच उन मरीज़ों को जो खाना दिया जाता है उसे खाकर तो उनमें और भी ज़िंदगी जीने की चाह ख़त्म हो जाती है। परहेज़ी खाने के नाम पर उबली हुई सब्ज़ी, फल, दाल, चावल, रोटी खिला खिलाकर उन्हें और ज़्यादा बीमार किया जाता है, और वो बेचारे सिसक सिसक कर मर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को पता ना चले, या पता चल गया है तो फिर बहुत ठंडे दिमाग से और सब्र के साथ सुनो 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 सबकी, और करो वो जो मैं बता रही हूँ। यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सलाह देने वाले आपके दुश्मन हैं। जाहिर है कि उन्हें आपकी परवाह है, तभी वो परेशान है, मगर इस वक्त अगर आप उनकी मानोगे तो नुकसान ही उठाओगे। और कई बार तो आपके घर वाले, ख़ास तौर से आपके बच्चे, माँ बाप, भाई बहन और सगे रिश्तेदार, आप कितने ही ना करो आपको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाएंगे और दवाएं भी खिलाएंगे, भले ही वो दवा और इलाज आपका कबाड़ा ही क्यों ना कर दे, मगर वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ आप देख लें किस तरह से हैंडल करना है, या अगर आपको सख्ती से मना करना पड़े तो करें, या जैसे भी आपको ठीक लगे इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करें, क्योंकि इस तरह के इलाजों में पढ़कर आपको कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है, नुकसान ही होगा, और आप तकलीफ़ भी उठाओगे और टाइम भी वेस्ट करोगे, और जो आपका पैसा खर्च होगा वो अलग। और जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर कर लोगे तो बहुत इम्कान है कि 1 से 2 साल में कैंसर चाहे कितना ही ख़तरनाक स्टेज पर क्यों ना हो, 1 से 2 साल में इंशाल्लाह रिकवर हो जाओगे, और ना सिर्फ ठीक होगे बल्कि मज़ेदार खाना खाते हुए ठीक होगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि कैंसर क्या है और इसके होने की वजह क्या है। तो ऊपर बताई गई सभी वजहों के अलावा भी कई वजह हो सकती हैं कैंसर होने की, मगर जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है आपकी बॉडी में शुगर का ज़्यादा होना, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आप अपनी डाइट इस तरह से मैनेज कर पाते हैं कि आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा ना होने पाए,
तो कहीं हद तक काफ़ी हद तक आप कैंसर से बच सकते हैं। अब किसी भी वजह से अगर आपको कैंसर के बारे में पता चलता है कि आपको कैंसर हो गया है, तब आप ऐसा क्या करें कि इस बड़ी बीमारी से बाहर आ पाएँ। तो एक तो सबसे पहले आपको अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाई करना है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी रखना है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है और ठीक है, और इसी तरह से मैं अपनी बीमारी से बाहर आ सकती हूँ। दूसरा है, आपको दवाओं और डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि उनके पास इस चीज़ का इलाज नहीं है, और इलाज के नाम पर जो ट्रीटमेंट वो देते हैं वो एक तो काफ़ी महंगा होता है, दूसरा उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर कैंसर के केसेस में डॉक्टर जवाब दे ही देते हैं कि अब आप 6 महीने या 1 साल के मेहमान हो। तो जब डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया है तो उसके पास भागने से क्या फ़ायदा। तो अब आते हैं कैंसर के इलाज पे। तो कैंसर के इलाज के लिए 3 चीज़ों पर फोकस करना होता है। पहला है कैंसर के सेल का खाना रोकना, जिससे उसकी बढ़वार या फैलाव को रोक पाएँ। तो पीछे मैंने बताया है कि कैंसर के सेल का खाना होता है शुगर। तो अगर आप खाने में शुगर या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है आपके खाने में, तो उस खाने से निकलने वाली शुगर को कैंसर का सेल खाएगा और अपनी बढ़वार करेगा। तो आपको ऐसा खाना खाना है जिसमें शुगर या कार्बोहाइड्रेट ना हो या तो बहुत कम हो। तो कीटो या कार्निवोर डाइट इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपके खाने में प्रोटीन और फैट ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट या शुगर कम से कम या ना के बराबर। तो खाना किस तरह से मैनेज करना है उसके लिए आप वेट लॉस डाइट प्लान 2 वाला वीडियो देखें। उसमें बस आपको जो दोपहर में के खाने से पहले सलाद और हरा ग्रीन जूस मैंने बताया है वो नहीं लेना है। बाकी सारी डाइट जो है उसी तरह से मैनेज करना है। कच्ची सब्जियां और कच्ची सलाद, कच्चा जूस, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। तो इस तरह से आप अपनी नॉर्मल डे की डाइट बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना है वो है रेडिएशन से बचाव। तो इसके लिए एक तो मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें, और टीवी या फिर वाईफाई के पास जो है अपना वाईफाई का जो आपका राउटर होता है उसके पास आप ब्लैक टर्मोलिन का एक पीस मंगा के रखें। ब्लैक टर्मोलिन जो होता है वो वो होता है, मतलब वैसे तो ये एक एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा होता है, मतलब आप पत्थर की तरह समझ लीजिए इसे एक। तो ये क्रिस्टल समझ लीजिए, पत्थर समझ लीजिए, तो वो होता है ब्लैक टर्मोलिन। तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा इजीली, या फिर जो लोग ये पत्थरों का काम करते हैं उनके यहाँ मिल सकता है। अमेज़ॉन पे आराम से आपको मिल जाएगा। तो 1 किलो का टुकड़ा आप मंगा लीजिए, 1-1 किलो के, और उसमें घर में एक तो जहाँ आप सोते हैं वहाँ रखिए आप, और दूसरा आप जो टीवी का वो वाईफाई का राउटर होता है उसके पास रखिए। ये क्या करता है, रेडिएशन को सक करता है। तो ये ब्लैक टर्मोलिन जो होता है ये आपके घर में जो रेडिएशन है उसको जो है एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से घर में रेडिएशन कम होगा और आप जो जल्दी ठीक होने की तरफ आगे बढ़ोगे। तो कोशिश करो इस तरह आधा-आधा किलो के या 1-1 किलो के ब्लैक टर्मोलिन के 3-4 पीसेस मंगा लो, और उन्हें ख़ास तौर से अपने टीवी के पास, वाईफाई के पास, और फिर जहां आप सोते हो उस कमरे में रखो। कोशिश करो 2-4 जगह 3-4 जगह घर में रखो, जिससे कि आपके घर में रेडिएशन कम हो सके। उसके अलावा ब्लैक टर्मोलिन का लॉकेट भी आता है, वो भी आप पहन सकते हो। तो दिन में लॉकेट पहन लो और रात में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उतार के रख भी सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो ये जो ब्लैक टर्मोलिन होती है ये आपको रेडिएशन से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
इसके अलावा ग्रीन जूस और कच्ची सब्जियां जो होती हैं, सलाद वगैरह, वो ना खाएं आप। उससे भी ये जो होता है रेडिएशन को बढ़ाने में मदद करता है। ये कच्ची सब्जियां जो होती हैं, सलाद, वो आपके अंदर रेडिएशन को बढ़ाती हैं। मैंने पीछे बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे ये चीज़ें, कच्ची सब्जियां, और ख़ास तौर से बड़े बड़े पत्ते जिन सब्जियों में होते हैं, तो वो जो होते हैं वो एक तरह से आपकी बॉडी को मैग्नेटिक कर देते हैं, और फिर आप बाहर से रेडिएशन जो है आपके घर में है, मोबाइल से, टावर से जो निकल रहा है, उसको आपकी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है उन सब्जियों में मिलने वाले मिनरल की वजह से। तो ये कच्ची सब्जियां जो होती हैं आपके अंदर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये ग्रीन जूस और सलाद वगैरह नहीं खानी है। अगर आप सब्जी खाना चाहते ही हो तो फिर पका के खाओ, कच्ची मत खाओ। इसके अलावा सुबह आप जो पानी पीते हो या ब्लैक टी जो लेते हो, तो अगर आप ब्लैक टी में लेमन डाल लेते हो सुबह में निहार मुँह, तो उस चाय में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, यानी कि वो जो पाकिस्तानी नमक होता है, पिंक सॉल्ट, तो वो मिलाकर पीना है। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा, जो कि ऐसा नहीं हो कि पानी कड़वा हो जाए नमक से। बस जितना आप इजीली उसको पी सकते हो उतना डालो उसमें, और वो पानी आपको पीना है। तो ये नमक का पानी, चाहो तो आप सादा पानी भी ले सकते हो, या फिर अपने लिए अगर ब्लैक टी बना रहे हो तो उसमें भी आप डाल सकते हो। तो 2 चुटकी बस डाल लो। सादा पानी ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा 2 चुटकी बस डाल लो, काफ़ी हो जाएगा, मगर रेगुलर लेना है ये आपको। तो सुबह सुबह निहार मुँह आपको नमक का पानी लेना है, या फिर नमक वाली चाय लेनी है। नमक की चाय में दूध वाली चाय नहीं कह रही हूँ मैं, सिंपल जो टी होती है वो लेनी है आपको। किसी भी तरह से मतलब ये है कि निहार मुँह जब आप पहला बार पानी पीते हो, पहला पानी जब पियोगे, थोड़ा सा पानी, अगर सादा पानी पीते हो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया, 1-2 चुटकी। या फिर अगर आप जो चाय पी रहे हो ब्लैक टी वगैरह, तो उसमें आप, ब्लैक टी की मैं रेसिपी दे दूँगी, तो उसमें आप डाल सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा नमक डाला, जितना आपको अच्छा लगे टेस्ट को, और वो चाय आप पी सकते हो। नहीं तो अगर ब्लैक टी नहीं पीते हो तो 50 से 100 ml पानी के अंदर रात में कोई 1 या 2 चुटकी नमक डाल के रख दो घोल के। वो रात भर में घुल जाएगा खूब अच्छी तरीके से, मतलब पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगा नमक। और वो पानी सुबह उठ के निहार मुँह आपको सबसे पहले पीना है। इसके अलावा सुबह शाम 2 टाइम आपको खुबानी या एप्रिकॉट, जो कि येलो कलर का एक फल होता है, आपने देखा ही होगा, खुबानी जो होती है उसका बीज जो होता है, खुबानी के बीज के छिलके की चाय पीनी है आपको। तो कोई 10 खुबानी के बीज रात में पानी में भिगोकर रख दो, और सुबह कोशिश करो कि निहार मुँह इन भीगे हुए बीजों में से 5 पीस, जैसे कि आपने नमक का पानी पहले पी लिया है, उसके बाद ये जो है ये चाय बना के इसकी पीनी है आपको। कोई 5 पीस ले लो आप भीगे हुए, और उसका छिलका उतार लो। उसका जो गिरी है, उसकी वो जो बीज निकलता है वाइट कलर का, वो फेंक दो। हमें सिर्फ इसका छिलका लेना है। तो उसका छिलका लो, और उससे पानी, उसको उबाल कर 10-15 मिनट करीब उसे पानी में आप उबालो, जितनी भी आपको चाय पीनी है। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं हो, मतलब जितनी आप सुबह में चाय पीना चाहते हो उतना आप पानी लो। और उसमें थोड़ा सा ये जो है 5 खुबानी के छिलके, बीज के छिलके जो होती हैं, वो डाल के, और 10-15 मिनट उसको उबालो हल्की आंच पे। और उस पानी को आपको पीना है। वो हल्का सा कड़वा लग सकता है आपको, तो चाहो तो 1-2 बूंदे उसमें नींबू की डाल सकते हो आप, उसका कड़वापन दूर करने के लिए, वरना ऐसे ही पी लो उसको। तो ये खुबानी के बीज के छिलके की चाय आपको दिन में 2 बार पीनी है। और वो जो पानी जिसमें आप भिगो के रखोगे उस बीज को, वो आपको उसी चाय में डाल देना है, उसको फेंकना नहीं है। तो इस तरह से खुबानी के बीज के छिलके की चाय आपको 2 बार पीनी है। 5 बीजों के छिलकों की चाय सुबह में, और 5 बीज के छिलके की चाय शाम में, किसी भी टाइम आप पी सकते हो। ये ज़रूरी है।
तो पिंक सॉल्ट वाला पानी और ये जो खुबानी के बीज के छिलके की चाय है, ये आपको कैंसर के ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये दोनों चीज़ें। पिंक सॉल्ट क्या करता है, वो आपको उससे रेडिएशन के असर से बचाता है, आपके अंदर रेडिएशन के असर को कम करता है। और ये जो खुबानी के बीज के छिलका जो होता है, ये वही काम करता है जो कि कीमोथेरेपी करती है, यानी कि कैंसर के सेल को कमज़ोर बनाना, और फिर इतना कमज़ोर बना देना कि वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये काम आपका कीमोथेरेपी में जो करते हैं रेडिएशन देके, ये काम आपका ये खुबानी के बीज के छिलका भी यही काम करता है। तो ये चाय आपको ज़रूरी पीनी है, क्योंकि अगर आप कीमो कराते हो तो कीमो के अपने इतने ढेर सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आती है और बहुत तकलीफ़ दे भी होता है बहुत ज़्यादा उसमें, और बहुत आप कमज़ोर भी हो जाते हो, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे हैं कि वो आपको बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक झेलने पड़ सकते हैं आपको। और वही काम जो होता है कीमो वाला, वही काम ये खुबानी के बीज के छिलके की चाय भी करती है। तो खुबानी का बीज आपको इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, अगर आप उसको सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। 1 किलो आप मंगा लीजिए, 1 किलो आपका आराम से कोई मेरे ख्याल से 7-8 महीने तक चल जाएगा आपका पैकेट 1 किलो का। तो ये जो उसके बाद ख़त्म हो जाए तो फिर मंगा लीजिए। 1-2 किलो अगर आप मतलब पूरा 2-3 साल में अगर इसको खा लोगे, बीज के छिलके को 2-3 साल में खाने हैं, इसलिए जहर भी होता है इसमें, कहीं एक साथ नहीं खा जाना, बहुत ढेर सारा मर जाओगे, वरना साइनाइड जहर होता है इसमें। तो मतलब मेरा ये है जो मैंने बताई है क्वांटिटी, 5 बीज के छिलके की सुबह में चाय लेनी है और 5 बीज के छिलके की शाम में चाय लेनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेनी है एक टाइम में, ठीक है। तो आप 1 किलो का पैकेट मंगा लो, वो 1 किलो का पैकेट आपका 8-6 से मतलब हो सकता है 8 महीने या 1 साल भी चल जाए, जितना भी होगा उसमें उस हिसाब से। तो आप अमेज़ॉन से मंगा लो खुबानी का बीज, और इसकी चाय आपको पीनी है बीज के छिलके की। और अगर बाय चांस नहीं मिल पाता है तो फिर वैसे तो यही पीना है आपको, यही इसका मतलब एक तरह से इलाज है ये। फिर भी अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप जो देसी बादाम होते हैं उनका छिलका भी ले सकते हो, वो भी कुछ हद तक काम करता है। और अखरोट का जो होता है, अखरोट भिगो के, अखरोट का छिलका तो आप नहीं उतार सकते, मगर अखरोट भिगो के उसकी चाय बना के भी आप 1 अखरोट की सुबह में और 1 अखरोट की शाम में पी सकते हो, ठीक है। और जो उसका पानी हो वो भी उस चाय में डाल देना है। ये दूसरे ऑप्शन है, ये भी काम करेंगे, मगर खुबानी के बीज का छिलका जो है वो तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो कोशिश करो खुबानी के बीज का होना चाहिए छिलका, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बादाम, देसी बादाम जो होते हैं वो, या फिर ये जो होता है इसका अखरोट, वो भी आप उसकी चाय बनाकर भी पी सकते हो। तो ये चाय आपको थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं पीनी है, भर के कप बस 50-100 ml इतना पानी आप लीजिए कि करीब 15 मिनट आप उबाल लें ये छिलका। तो फिर उबलने के बाद कोई 50 से 100 ml तक ही रह जाए वो पानी, 50 ml भी पी सकते हो आराम से, और ये ज़्यादा 100 ml, 50 ml से 100 ml तक जब वो पानी रह जाता है थोड़ा सा, तो वो आप उसको घूट घूट करके पी लो, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, फिर वो जो है शूशू में निकल जाता है, यूरिन में। तो क्योंकि बॉडी, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि बॉडी एक टाइम में 50 ml पानी ही एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि हम यहाँ पर ये बीज जो हैं वो दवा के लिए ले रहे हैं, तो फिर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना पी रहे हैं वो हमारी बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, जिससे कि हमें फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो और जल्दी हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े कप में बनाओगे ये चाय
चाय बड़ा कप भर के पानी की में ये चाय बनाओगे बीज के छिलके की, तो फिर वो आपका आधा से ज़्यादा जो है शूशू में निकल जाएगा, आपको फ़ायदा जो है कम होगा, ठीक है, और देर में भी होगा फ़ायदा। तो कोशिश करें कि ये चाय जो है बस 50 ml से 100 ml तक ही बनाएं और उसे आप घूट घूट करके दिन में 2 बार पी लें। तो ये चाय और सुबह में जो नमक वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये दोनों आपको काम ज़रूर करना है, और ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये जो है ये दोनों आपके इलाज का हिस्सा हैं, ये आपकी तरह लिए एक तरह से दवा हैं, तो ये ज़रूरी करना है कैंसर के सेल को कमज़ोर बनाने के लिए और उसे मारने के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए, ठीक है, तो ये काम ज़रूर करना है। और ये जो चाय है खुबानी के बीज के छिलके की और ये नमक वाला फार्मूला 1-2 साल में आपका इंशाल्लाह, आप जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से करोगे तो आपका कैंसर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर भी 1-2 साल में जब आपका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद भी कोई 1 या 2 साल तक आपको ये चीज़ जो है ये चाय पीनी है खुबानी के बीज के छिलके की, जिससे कि आपका कैंसर दोबारा से वापस ना आ सके। जैसे कि कैंसर ठीक होने के बाद भी कई इसकी कीमोथेरेपी की कई फिटिंग्स देते हैं जिससे कि कैंसर का सेल दोबारा से रीग्रो ना हो जाए। तो ये काम आपको करना है, मतलब ये आप समझ लो कि 4-5 साल का प्रोसेस है, ये आपको 4-5 साल तक ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो करनी है, ताकि कैंसर आपका जड़ से ख़त्म हो जाए और दोबारा ना आए। क्योंकि कैंसर कई बार क्या होता है वो सेल रह जाता है और वो जो होता है उसे जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन मिलती है वो फिर से ग्रो हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें ये करना है कि जब कैंसर 1-2 साल बाद आपका अगर अर्ली स्टेज का है तो 1 ही साल में ख़त्म हो जाएगा, और अगर बड़ी 3rd या 4th स्टेज का है तो 2 साल 2.5 साल भी ले सकता है। तो उसके ख़त्म होने के बाद भी 1 या 2 साल तक हमें ये जो चाय है ये ज़रूर पीनी है, और नमक का पानी भी पीना है, और खुबानी के बीज के छिलके की चाय भी 1-2 साल तक पीनी है। मतलब आप टोटल 5 साल का पीरियड मान लीजिए, 5 साल तक आपको ये काम करना है जिससे कि कैंसर आपका वापस ना आ पाए। अच्छा, अगर बच्चा 10 साल से 10-12 साल से छोटा है तो उसके लिए आप 3 इसके बीज लीजिए, ये जो फार्मूला मैंने बताया है खुबानी के बीज के छिलके की चाय का, तो अगर बच्चा 10-12 साल से छोटा है तो उसके लिए बस 3 बीज एक टाइम में काफ़ी रहेंगे। बीज का छिलका लेना है, ठीक है, एप्रिकॉट सीड का छिलका। तो छोटे बच्चे के लिए इतना एक टाइम के लिए काफ़ी रहेगा, और उसे भी 2 टाइम ही देना है। इसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारी से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि आप महीने में कम से कम 10 से 15 दिन की लॉन्ग फास्टिंग करें, कम से कम 10 दिन लगातार, और बेहतर रिज़ल्ट के लिए 15 दिन की फास्टिंग लगातार करनी है। और अगर ड्राई फास्ट कर पाएँ, जैसे कि रोज़ा रखते हैं रमज़ानों में, उस तरह से अगर आप बिना पानी के कर पाते हैं फास्टिंग 18 से 20 घंटे की, तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ये आपको और भी तेज़ी से रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आप ड्राई फास्ट नहीं कर पाते हो तो फिर आप वाटर फास्ट कर लो, क्योंकि ड्राई फास्ट रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ड्राई फास्टिंग जो होती है वो मुस्लिम्स के लिए तो इजी होती है, वो कर पाते हैं क्योंकि उन्हें साल में एक बार रोज़े रखने, 1 महीने के रोज़े रखने की आदत होती है, तो वो लोग इजीली कर सकते हैं। बाकी अगर आप ड्राई फास्ट नहीं कर सकते तो फिर वाटर फास्ट कर लें तो भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसी तरह से करें, क्योंकि इस तरह की फास्टिंग आपको कम से कम 2 साल तक तो करनी ही पड़ेगी, जिससे कि कैंसर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे आसान लगे वैसे करें, और फास्टिंग किस तरह से करनी है उसके लिए फास्टिंग वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखिए फास्टिंग वाली वीडियो इस तरह से है, उसका टाइटल फास्टिंग फॉर वेट लॉस इस तरह से है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें किस तरह से फास्टिंग करनी है।
और अगर छोटा बच्चा है या पेशेंट की उम्र 18 साल से कम है या कोई बच्चा कैंसर से जूझ रहा है तो उसके लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों की बॉडी या फिर बढ़ते हुए बच्चों की बॉडी एडल्ट से एकदम अलग तरह से काम करती है। क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं उनकी वो अपनी हाइट ले रहे होते हैं, तो उनको जो है इतनी ज़्यादा फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और बड़े जो होते हैं वो अपनी हाइट पूरी कर चुके होते हैं तो फिर उनके लिए फास्टिंग जो है ज़रूरी हो जाती है। तो जिन छोटे बच्चों की बॉडी में और बड़े जो लोग अपनी हाइट और अपनी बढ़वार और जो उनका जो ऑर्गन्स होते हैं उन सबका जिनका डेवलपमेंट हो चुका होता है, मतलब बच्चे और बड़े की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है काम करने के ढंग में। तो बच्चों को जो है बच्चों की बॉडी अलग ढंग से काम करती है और बड़े की बॉडी अलग ढंग से काम करती है, इस बात को ध्यान रखें। तो बच्चा अगर 10-12 साल से छोटा है तो वो तो इतनी फास्टिंग कर भी नहीं पाएगा, तो उसे नॉर्मल कीटो डाइट दीजिए जिसमें कि प्रोटीन और फैट ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो। 12 साल से 18 साल तक का बच्चा अगर कर पाए तो महीने में अगर 5 दिन भी फास्टिंग कर पाता है, चाहे भले से वो वाटर फास्ट ही कर ले तो भी उसके लिए सफिशिएंट है। और अगर नहीं कर पाता है, 12 से 18 साल तक का बच्चा भी किसी वजह से नहीं कर पाता है, वैसे कर लेते हैं बच्चे, इतना मुश्किल नहीं होता है, तो फिर उसको जो है नॉर्मल कीटो डाइट पर ही रखें, उसी से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। फास्टिंग जो होती है वो एडल्ट्स के लिए ज़रूरी होती है या फिर जो लोग अपनी हाइट पूरी कर चुके हैं उनके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो फास्टिंग करने से ये वेस्ट मटेरियल जो कि आपकी बॉडी में बरसों से पड़ा है और बीमारियां और सड़न पैदा कर रहा है, उसे ख़त्म करने के लिए फास्टिंग ज़रूरी है। और इसके अलावा कैंसर के मरीजों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप कुछ खाते नहीं हैं तो एक टाइम तक भूखे रहने के बाद आपकी बॉडी अपने अंदर का कचरा और डेड और बीमार सेल जैसे कि कैंसर से अफेक्टेड सेल को न्यूट्रिशन के लिए खुद ही खाने लगती है। तो इस तरह से फास्टिंग आपके अंदर मौजूद कैंसर सेल को ख़त्म करती है। जबकि बच्चे या बढ़ती उम्र के जवान लोग, क्योंकि उनकी हड्डियां और बॉडी के दूसरे हिस्से बढ़ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा वेस्ट होता नहीं है, तो ज़्यादातर जो भी खाते हैं वो लोग वो सब यूज़ हो जाता है, तो उनकी बॉडी में कचरा कम होता है। और थोड़ी सी अगर खाने में एहतियात कर लें, यानी कि उनकी खाने में अगर प्रोटीन और फैट अच्छी मकदार में बच्चे के खाने में शामिल हो तो बच्चा जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। या अगर 15-16 घंटे की फास्टिंग किसी तरह से अगर बच्चा कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो ज़बरदस्ती ना करे, क्योंकि बच्चे की बॉडी बड़ों की बॉडी से बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी बच्चे खा लेते हैं और उन्हें कोई इतना नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ख़ास तौर से बच्चों को कार्बोहाइड्रेट की ललक होती है, क्योंकि इससे उन्हें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट कम खाएं, बच्चे भी और बड़े भी, और अगर खाएं तो कोशिश करें गेहूं ना खाएं, चावल खाएं। कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो गेहूं की जगह चावल खाएं, खूब सारे प्रोटीन और फैट के साथ। फैट का मतलब है चर्बी में बना हुआ खाना, रिफाइंड तेल बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैंने शायद पीछे बताया नहीं है, कैंसर की जो वजह बताई है मैंने, तो कैंसर आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये रिफाइंड और बीजों के नाम पे जो तेल मिल रहा है ये है, तो इसको अपने खाने से बिल्कुल हटाएं। ये तेल बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन यानी कि घाव कर देता है आपके अंदर।
ठीक है। तो ये तेल के बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ, बहुत सी बार। तो ये आपको सीड के नाम पर जो तेल मिल रहा है ये होता ही, इसमें सीड का भी तेल नहीं होता है, ये डीजल या मिनरल ऑयल का वेस्ट होता है, पेट्रोल का। तो ये आपको बस उसको सफाई करके, उसकी ट्रांसपेरेंट करके, थोड़ा सा अगर उन्हें तेल की खुशबू डालना होती है, वो वैसे उसमें खुशबू होती नहीं है, प्लेन होता है वो, तो वो डाल के दे देते हैं। और बहुत सी बीमारियों की वही जड़ है। कैंसर जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह ये तेल ही है। ठीक है। तो एक तो बीजों वाला अगर असली तेल भी आपको मिल रहा है तो वो कम ही खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनी है वो फैट यानी कि चर्बी को डाइजेस्ट बंद करने के लिए बनी है, ना कि इस तरह के ये तेल के लिए। थोड़ा बहुत अगर अच्छी क्वालिटी का आपको सरसों का, जैतून का मिल जाता है तो थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा और फ़ायदेमंद भी होगा अगर तो प्योर वाला आपको मिल पाता है। और अगर आपको प्योर वाला नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल प्योर वाले तेल जो हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं, डार्क कलर के होते हैं वो, और उनकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपको अलग ही देखने से पता चलेगा प्योर तेल जो होगा। तो वो अगर आपको मिल पाता है कोई सरसों का या जैतून का, तो थोड़ा सा आप अपने खाने में किसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अगर करना चाहते हो। वरना अपना खाना जो बनाते हो नॉर्मल, वो चर्बी वाला जो घी होता है उसमें बनाओ, जिसे कि टैलो कहते हैं। बीफ टैलो बेस्ट होता है, उसकी जगह आप अगर चाहो तो ये दुम्बे की, बकरे की चर्बी का घी बना के रख लो और उसी में अपना खाना बनाओ। ठीक है। देसी घी भी खा सकते हैं, मगर देसी घी जो होता है बहुत महंगा पड़ता है और पकाने के लिए अच्छा भी नहीं होता है। वो ऐसे ही खिचड़ी तायरी में या फिर कभी रोटी खाई तो उस के ऊपर से लगा के खा लिया, उसके लिए अच्छा होता है। मगर खाना पकाने के लिए जो बेस्ट फैट होता है वो चर्बी वाला घी होता है, चर्बी में बना हुआ खाना। वो आपको फ़ायदेमंद भी होता है, बहुत सी बीमारियां आपकी दूर करता है। और आपके हार्मोन्स के बनने के लिए, ग्लैंड्स जो होते हैं आपकी बॉडी में जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनके सही से काम करने के लिए और हार्मोन्स के बनने के लिए चर्बी बहुत ज़रूरी होती है। एक चर्बी और एक आयोडीन, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। आयोडीन के लिए जो है वो सी कैल्प बेस्ट होता है। सी कैल्प आप किसी भी तरह से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। मैं सी कैल्प किस तरह से खाना है उसके लिए आयोडीन वाली वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो आयोडीन वाली आप वीडियो देखें तो उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ मैंने बता दिया, ये मैंने पीछे नहीं बताया था शायद, कि रिफाइंड तेल जो है वो भी आपको अपनी डाइट से रिमूव करना है। अगर आप ये तेल खाना बंद नहीं करोगे तो कैंसर किसी भी बीमारी से बाहर नहीं आ पाओगे, इस बात को ध्यान में रखो। तो रिफाइंड तेल जो है वो नहीं खाना है किसी भी तरह का, इस बात को ध्यान में रखना है। और चावल जो है, थोड़े से चावल आप अपनी डाइट में खा सकते हो, चावल इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं, तो चावल जो है वो सालन से आप खाओ। उसके अलावा डोसा, इडली, चीला ये बना सकते हो आप चावल के आटे से। चावल के आटे की रोटी खा सकते हो। गेहूं के बजाय चावल एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि गेहूं में एक तो शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है चावल के मुकाबले, ऊपर से उसमें जो ग्लूटन होता है वो बहुत, मतलब डाइजेस्ट होना बहुत इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। कभी कभी खा सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मगर रोज़ाना की डाइट में जो है वो चावल ऐड करो थोड़े से। अगर खाना चाहते हो कार्बोहाइड्रेट तो चावल और आलू भी खा सकते हो कार्बोहाइड्रेट के लिए, मगर चावल जो है ग्रेन अगर खाना चाहते हो तो चावल बेस्ट होता है उसके लिए। और गेहूं जो है वो कम से कम खाओ, ख़ास तौर से आप किसी बड़ी बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से अगर जूझ रहे हो तो इस बात का ख़ास ध्यान रखो। तो चावल आप प्रोटीन और फैट के साथ खाएं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, पेट भी भरेगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा उससे। गेहूं कम से कम खाएं, कभी कभी गेहूं की रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी भी खा सकते हैं आप। गेहूं के बजाय अगर आप जौ की रोटी खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। जौ उतनी नुकसानदेह नहीं होती है, वो मिलेट की कैटेगरी में आती है और एलर्जीज नहीं होती है उसमें।
तो जौ जो है वो गेहूं से अलग होती है और टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। तो आप चाहें तो रोटी खाना चाहते हैं तो जौ की या चावल की रोटी खा सकते हैं। दोनों को मिला के भी रोटी बना सकते हैं। गेहूं की तरह ये जौ जो होती है वो नुकसानदेह नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को मैनेज करें। इसके अलावा जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो कई जगह पर ब्लॉकेज भी बनाते हैं। तो किसी भी तरह के टॉक्सिन्स या ब्लॉकेज को हटाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि पंपकिन या कद्दू के बीज 50 से 60 ग्राम या फिर एक मुट्ठी, मान लीजिए आप जितने आपका जितना भी साइज़ है उससे एक मुट्ठी, महीने में कोई भी 4 दिन तक सुबह शाम खाने हैं। 50 से 60 ग्राम बीज भून लें। आप भुने हुए, सादे भुने हुए भी खा सकते हैं, वरना नमक के साथ अगर भून लेंगे तो वो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। तो बड़े लोग जो हैं वो महीने में एक बार, महीने में कोई भी 4 दिन, आप बड़े हो या बच्चा हो, महीने में कोई भी 4 दिन सेलेक्ट कर लीजिए और उन 4 दिन तक सुबह शाम आपको एक एक मुट्ठी, वेट से अगर देखें तो 50 से 60 ग्राम एक टाइम में, ठीक है। तो ये आपको खानी है। और अगर छोटा बच्चा है और अगर खा लेता है तो जितना वो खा पाए, थोड़ा सा ही, अगर 1-2 चम्मच भी खा ले एक टाइम में तो अच्छी बात है। और अगर नहीं खा पाता है, क्योंकि बच्चे जो है सभी चीज़ नहीं खा पाते, हालांकि नमक में अगर आप भून के उसे रख लोगे पम्पकिन सीड को तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। और लेकिन अगर फिर भी बच्चा नहीं खा पाता है तो फिर उसको आप मत दें। वो बच्चों की बॉडी, मैंने बताया है, अलग तरह से ही काम करती है, उनके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर जो बड़े लोग हैं वो ज़रूर खाएंगे, तो उससे उनका जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी ब्लॉकेज बनी हुई है बॉडी में, उसको रिमूव करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं पम्पकिन सीड। प्रेग्नेंट लेडीज़ ना खाएं पम्पकिन सीड, क्योंकि ये डिटॉक्स करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके अलावा अगर लेडीज़ जो हैं यही जो फार्मूला बताया है, ये अगर उनका जब पीरियड आने वाला होता है तो पीरियड आने से 4 दिन पहले अगर ये फार्मूला करती हैं तो फिर जो है उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प मिलती है। डिटॉक्स तो होता ही है, साथ में हार्मोन्स उनके बैलेंस होते हैं। और अगर उन्हें यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे दूर करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो लेडीज़ जो हैं, जो मतलब जिनको मेंस्ट्रुएशन होता है, जिनको, वो अगर चाहें तो फिर आप इस हिसाब से कर सकती है कि जब भी उनका पीरियड स्टार्ट होने वाला है, जितने दिन का भी साइकिल है, काउंट कर ले उससे, और पीरियड स्टार्ट होने की डेट से 4 दिन पहले ये पम्पकिन सीड वाला फार्मूला करें वो। तो उन्हें उनके हार्मोन्स के रेगुलेशन में, और अगर कोई यूट्रस की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भी, फाइब्रॉइड वगैरह से भी जूझ रही है, तो उसमें भी उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और ये पम्पकिन सीड वाला जो फार्मूला है 4 दिन वाला, तो ये डिटॉक्स तो करता ही है, साथ ही अगर आपके बच्चे के या बड़ों के पेट में कीड़े हो गए हैं या फिर खून में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, वर्म हो जाते हैं लोगों के, उसको ख़त्म करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है ये। तो ये आप कर सकते हैं फार्मूला, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है, बच्चे के पेट में आपको लग रहा है कीड़े हैं, या फिर बड़ों के खून में कभी कभी किसी के हो जाते हैं वर्म्स या कीड़े, तो उसको मारने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ हम ये कैंसर के लिए डिटॉक्स कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी में कहीं भी कोई गंदगी ना हो, या अगर हो भी तो निकल जाए। तो आखिर में एक बार फिर डाइट को रिपीट करते हैं। तो अगर आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले कैंसर सेल का खाना बंद करें। कैंसर सेल का खाना होता है शुगर, तो आपको कीटो डाइट करनी है, मतलब हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट लें और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम ले। उसके अलावा सुबह में
पिंक सॉल्ट डाल के आपको खुबानी के बीज की चाय बनानी है। चाहे तो पिंक सॉल्ट उसमें भी डाल सकते हो, खुबानी के बीज की चाय, या तो अलग से आप ले लो पिंक सॉल्ट वाला पानी थोड़ा सा 50 ml के करीब, और उसके बाद चाय पियो ये खुबानी के बीज वाली, वरना जो खुबानी के बीज की चाय बना रहे हो तो उसमें भी आप डाल सकते हो। तो ये खुबानी के बीज के चाय जो है ये दिन में 2 बार आपको लेनी है, ये चाय ज़रूरी लेनी है आपको। सॉरी, मैंने जो है वो खुबानी के बीज की चाय कहा, मतलब बीज के छिलके की चाय। पीछे मैंने पूरा बता ही रखा है इसके गुणगान, तो आप उसको ध्यान में रखें। खुबानी के बीज के छिलके की चाय लेनी है। अगर चाहें तो इसी चाय में खुबानी के बीज के जो सुबह में चाय बना रहे हैं आप, सुबह में थोड़ी सी क्योंकि ज़्यादा पी जाती है चाय, तो उसमें ज़रा सी 1 चुटकी चाय की पत्ती और 2 बूंद नींबू की भी डाल सकते हो, और नमक डाल के वैसी चाय बना लो। मैं बता दूंगी किस तरीके से बनती है। असल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी खुबानी के बीज के छिलके की चाय, मगर वो यूट्यूब से उस पर रेस्ट्रिक्शन आ गया और एक स्ट्राइक आ गई मेरे चैनल पे, तो मुझे वो जो थी वीडियो हटानी पड़ी, क्योंकि उसमें मैंने नाम ले दिया था कि इससे कैंसर ठीक हो जाता है, तो उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। तो अब फिर से मैं दोबारा किसी और तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। अगर वो वीडियो अपलोड हो गई तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी, मगर मैं पक्का नहीं कह रही हूँ कि हो पाएगी या नहीं, क्योंकि ये यूट्यूब जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकता है उसको। ठीक है, तो मैंने बता तो दिया ही है आपको किस तरह से बनानी है, तो उस तरह से आप बनाएं। तो ये पिंक सॉल्ट का पानी वाला सुबह नहार मुंह वाला फॉर्मूला, और ये खुबानी के बीज के छिलके की चाय, ये ज़रूरी पीनी है, जिससे कि आपके अंदर का रेडिएशन कम हो और कैंसर का जो फैलाव है रुक पाए और कैंसर का सेल कमज़ोर होकर मर जाए। तो ये काम ज़रूर करना है। इसके अलावा डिटॉक्स करने का तरीक़ा पीछे बता ही दिया है, तो इसी तरह से करना है। इसके अलावा जला हुआ खाना अगर आप खाते हैं तो वो भी कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर को बढ़ाता है, तो जला हुआ खाना जो काला हो जाता है वो नहीं खाना है। इसके अलावा कोशिश करें महीने में कम से कम 5 या 10 या 15 दिन की फास्टिंग ज़रूर करें। कम से कम 18 से 21 घंटे तक की फास्टिंग करें, जितना हो सके आपसे। कम से कम 18 हो, वरना ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके तो 21 घंटे, 20-21 घंटे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 15 साल से छोटे बच्चे को फास्टिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ एडल्ट या 20 साल से ऊपर वालों के लिए ज़रूरी है, जिससे कि कैंसर सेल जो है वो ख़त्म हो सके उनका। और डाइट किस तरह से मैनेज करनी है उसके लिए वेट लॉस डाइट प्लान 2 और फास्टिंग वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। फास्टिंग फॉर वेट लॉस इस तरह से वीडियो है, वो ज़रूर देखें आप। इसके अलावा कैंसर जिस भी हिस्से में होता है वहाँ पर ज़ख्म और पस होता है, मतलब एक तरह से वो हिस्सा सड़ रहा होता है। तो ज़ख्म ठीक करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में शुगर ना हो। शुगर या कार्बोहाइड्रेट आप नहीं खाओगे तो ज़ख्म धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा रिफ़ाइंड तेल जो है वो भी बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसी शुगर और रिफ़ाइंड तेल खाने की वजह से ही ये जो तेल मिल रहे हैं ना रिफ़ाइंड कह लो से, ये जो बीजों के नाम पे सोयाबीन और ये सनफ्लावर ऑयल वगैरह जो भी मिल रहे हैं, तो ये जो ट्रांसपेरेंट वाले तेल होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, और इसी की वजह से अंदर हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल हटाना है, तभी आप अपने अंदर की सड़न को दूर कर पाओगे। तो जब कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर और ये जो रिफाइंड वाले ये जो तेल होते हैं ये नहीं खाओगे तो धीरे धीरे आपका ज़ख़म जो है वो खुद ही ठीक होने लगेगा। ठीक है, और कैंसर की स्टेज जो होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा पस पड़ा हुआ होता है। जिस भी ऑर्गन का कैंसर होता है वहाँ पर पस होता है, और वो पार्ट जो होता है गलने लगता है, सड़ता है और गलने लगता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इस तरह के घाव को भरने में
टाइम लग जाता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि कैंसर जहाँ भी होता है ना वो एक तरह से गलने लगता है, सड़ के पहले पस पड़ता है उसमें, फिर सड़ता है और फिर वहाँ गलन, जैसे आप फ्रूट कोई देखते हो ना, कोई फ्रूट काटते हो ऊपर से अच्छा लगता है, ठीक है, अंदर से जब आपने उसे देखा तो वो गला हुआ सड़ा हुआ, सेब अक्सर इस तरह के निकलते हैं, तो वैसे ही होने लगता है, आपके अंदर के बॉडी पार्ट जो है वो गलने लगते हैं। तो थोड़ा टाइम लग जाता है इस तरह का जो बहुत ज़्यादा गला हुआ सड़ा हुआ पार्ट होता है उसे ठीक होने में, मगर आप अगर डाइट ठीक रखोगे तो सही हो जाएगा, घबराना नहीं है, सही से डाइट फॉलो करोगे तो धीरे धीरे ज़ख़म सूख जाएगा। इसके अलावा कोशिश के करो कि दिन भर में कोई 1-1.5 ग्लास सोडा वाटर या जो स्पार्कलिंग सोडा वाटर होता है वो भी पियो, क्योंकि ये जो होता है जिससे कि आपके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी रहे, क्योंकि कैंसर सेल ऑक्सीजन की मौजूदगी में मरने लगता है। तो सोडा वाटर थोड़ा थोड़ा करके दिन में आधा से 1 ग्लास तक आप ले सकते हो, रोज़ाना लो, आधा ग्लास ले सकते हो और 1 ग्लास भी ले सकते हो, ठीक है। और ये सोडा वाटर किडनी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। किडनी के पेशेंट्स मगर एक बात का ध्यान रखें, एक बार में बस 50 ml ही ले, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ हम किडनी की बात नहीं कर रहे हैं, किडनी के लिए एक अलग वीडियो मैं बना चुकी हूँ, यहाँ एक बस मैंने बता दिया है यहाँ पर। उसके अलावा ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी रहे, इसके लिए आप कोशिश करें कि आप जो खाना खाते हो उसमें आप थोड़ा सा सरसों का इस्तेमाल करो। जो भी आप अपने लिए अगर चावल बना रहे हो उसमें डाल लो, सालन बना रहे हो उसमें डाल लो, किसी भी तरह से थोड़ा सा सरसों का पाउडर आपके खाने में होना चाहिए। प्योर वाला सरसों का तेल भी आप ले सकते हो 1 चम्मच दिन भर में, ठीक है। तो अगर तो पीली सरसों का पाउडर खाने में इस्तेमाल करो अपने, और वरना अगर ये चाहो तो प्योर वाला अगर आपको सरसों का तेल मिल जाता है, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो वो भी 1 चम्मच अपने खाने में किसी भी तरह से डाल सकते हो। वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को आपकी बॉडी में बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात भी कर लेते हैं। आप इसे टोटका भी कह सकते हैं, या फिर रियली में इस दुआ में कुछ ऐसी ताकत है कि इस दुआ के वजीफे से कई लोग, शायद गिनती हज़ारों में भी हो सकती है, कैंसर और दूसरी बीमारियों से बाहर आए हैं। आप इसे साउंड थेरेपी भी कह सकते हैं। तो ये वजीफ़ा है सूरे रहमान का, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। तो कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरे रहमान दिन में 3 बार 7 दिन तक सुननी है, किसी भी टाइम दिन में 3 बार। साथ में कोई 50 से 100 ml तक आप पानी भी लें सुनते टाइम पर, साथ में ज़रूर रखें। और जब दुआ ख़त्म हो जाए, जब ये दुआ सुननी है आपको कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, जब दुआ ख़त्म हो जाती है तो अपने लिए शिफा की दुआ मांगे, और दुआ मांगने के बाद ये जो पानी रखा है पास में, ये पानी आप पी लें। तो ज़्यादा नहीं, बस 50 से 100 ml रखें पानी, और वो पानी एक साथ सारा पी लें, बहुत ग्लास भर के नहीं पीना है, ठीक है। तो ऐसा 7 दिन तक लगातार करना है। इसके बाद भी चाहे तो कभी भी दिन में सुन सकते हो एक बार, वो उसमें पानी वानी रखने की ज़रूरत नहीं है। वजीफ़ा जो है, वजीफ़ा वो आपकी मर्ज़ी है, बट वजीफ़ा जो है वो 7 दिन का है। 7 दिन तक दिन में 3 बार आपको सुननी है, साथ में पानी रखना है, और जब दुआ ख़त्म हो जाए तो अपने लिए शिफा की दुआ मांग के वो पानी पी लेना है। तो इस दुआ से पाकिस्तान में काफ़ी MBBS डॉक्टर्स ने अपने क्रिटिकल मरीज़ों को ठीक किया है। और मेरे पास खैर कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इस दुआ के नीचे अलग अलग चैनल्स पे कई सारे रिव्यूज़, कमेंट और रिव्यूज़ देखे, तो उसमें लोगों ने बताया कि वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर आए हैं इस दुआ के वजीफ़े से।
और ख़ास तौर से कैंसर के मरीज़ों ने उसमें कमेंट्स में कई जगह लिख रखा है, मतलब एक ही चैनल पे नहीं लिखा है, अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोगों ने बताया है कि कई लोग इस वजीफ़े के को सुनने के बाद उनका कैंसर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू सुना जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लैब में देखा है कि कैंसर का सेल इस आवाज़ को सुनकर फट जाता है। और हो भी सकता है ऐसा हो, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती हैं वो काम करती हैं। आप माने या ना माने, बट साउंड वेव से भी इलाज किया जाता है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है, बट इस तरह की रिसर्च को दबा दिया जाता है क्योंकि ये फार्मा इंडस्ट्री के काम की नहीं होती है। इस तरह के इलाज से आप खरबों डॉलर कमा नहीं सकते। तो इस तरह की रिसर्च को बाहर आने ही नहीं दिया जाता है, बट हमारे पास क्योंकि सबूत है तो हम इस और सभी दूसरी चीज़ों के साथ ही इस चीज़ को भी ट्राई करेंगे। वैसे तो इसमें मज़हब का कोई क़ैद नहीं है, कोई भी मज़हब वाला इसे सुन सकता है। मगर फिर भी अगर आपको किसी रीज़न की वजह से एतराज़ है तो आप ये वाला स्टेप छोड़ दें और दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो कर लें। वैसे अगर इस टोटके को भी साथ में कर लेंगे तो हो सकता है आपको रिज़ल्ट और भी अच्छा मिले और जल्दी मिले। तो 7 दिन की तो बात है, सुन लीजिए, और दुआ ही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे मज़हब के लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर जब आपको वो चीज़ में विश्वास ही, और एक बात और है कि यकीन भी होना चाहिए। अब जब आपको किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं है तो फिर उसे करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इस चीज़ में यकीन है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मज़हब की कोई क़ैद नहीं है इसमें। और अगर आपको यकीन नहीं है, आप बुरे दिल से कर रहे हैं, तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपको नुकसान ही हो जाए उससे उल्टा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आखिर में आते हैं टाइमिंग पर। तो कितना टाइम लग सकता है आपको इस बीमारी से बाहर आने में, तो डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सी स्टेज का है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो फर्स्ट और सेकेंड, पहली और दूसरी स्टेज का जो कैंसर होता है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है। तभी डिटेक्ट होता है ज़्यादातर केसेस में जब वो थर्ड या फोर्थ स्टेज का बन चुका होता है। तो किसी भी स्टेज में आपको डिटेक्ट हुआ हो, बस आपको जहाँ जब से पता चला है आपको यही करना है, और जितना आपके अंदर डैमेज हुआ होगा उस हिसाब से फिर बॉडी टाइम लेगी उसे ठीक होने में। तो कम से कम 1 साल तो आप मान लीजिए, हो सकता है 5-6 महीने आपको इतना इम्प्रूवमेंट ना लगे अपने अंदर, क्योंकि पस भरा होता है। और जब भी बॉडी में पस निकल होता है, सड़न होती है, तो सबसे पहले बॉडी पस को जो है ख़त्म करती है। तो अगर कोई ओपन मुंह बना हुआ है किसी, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट से पस निकलता है, तो उसको अब पहले वो पस निकलेगा, उसको निकलने दीजिए। आप ज़ख़म है आपके, कुछ भी है, उसको आप निकलने दीजिए। पस जितना निकल जाएगा उतना अच्छा है, ठीक है। और अगर अंदरूनी किसी हिस्से में है तो वो फिर बॉडी अपने हिसाब से वहाँ पर काम करेगी। अगर आपको दिख रहा है ऊपर से कोई हिस्से में, ऊपरी हिस्से में पस पड़ा हुआ है, तो वो जो है वो बॉडी जो है वो डिस्चार्ज करेगी उस पस को। तो जैसे ख़ास तौर से मैं ब्रेस्ट का बता रही हूँ, ब्रेस्ट से जो है क्या पस निकलता है, निप्पल से या निप्पल के इधर उधर के दर भी जगह से निकल सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, पस निकल रहा है किसी भी पार्ट से आपकी बॉडी के, तो उसे आप निकलने दीजिए। 5-6 महीने भी लग सकते हैं पस के निकलने में, ठीक है। वो बनता रहेगा, निकलता रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे खुद ही खुशक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है, बस डाइट इसी तरह से रखना है। तो हो सकता है मतलब 5-6 महीने बाद आपको जो है फ़र्क जो है महसूस होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ठीक होने में, पूरा बहुत अच्छा रिलीफ मिलने में आपको 1 साल लग सकती है, और पूरी तरह ठीक होने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं।
तो कैंसर किसी भी बॉडी के हिस्से में हो और कितनी ही बुरी हालत में हो या अच्छी हालत में हो, जो भी हो, मतलब शुरुआती स्टेज में हो या आखिरी स्टेज में हो, ठीक होने में 1.5-2 साल आप मान लीजिए। और 1.5-2 साल में जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसके बाद भी आपको एहतियात करनी है। और करीब 2 साल तक मान लीजिए आपके 2-3 साल तक आपको आगे भी एहतियात करनी है। और ये जो खुबानी के बीज के छिलके की चाय है, ये आपको जब आपका कैंसर ठीक हो जाए उसके आगे के 1.5-2 साल भी पीनी है, जिससे कि कैंसर जो है दोबारा से आपका वापस ना आ जाए। पीछे मैं इस बारे में तफसील से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आप पूरा टाइम जो है कि इस बीमारी को, बल्कि दूसरी और भी जो भी बीमारियां होती हैं, किडनी लीवर जो भी, उसको ठीक होने में कम से कम 5 साल तो आप मान लीजिए, 5 साल लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें 8 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो हीलिंग के लिए अलग अलग टाइम लेते हैं, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, बस डाइट इसी तरह से फॉलो करनी है और आप देखोगे कि 4-5 साल में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो 5 साल का पीरियड आप मान लीजिए पूरी तरह से ठीक होने में, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो कोई टेस्ट करा सकते हो, अगर अपनी तसल्ली के लिए जो भी आपका कैंसर का टेस्ट हो, अगर चाहो तो करा सकते हो, जिससे कि आपको तसल्ली रहे। वरना आपको जो है अपनी हालत में खुद ही आपको इम्प्रूवमेंट जो है महसूस होगा और आप देखोगे आप खुद ही ठीक हो रहे हो, अच्छा महसूस करोगे। तो बिना टेस्ट के भी आप डाइट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट भी काफ़ी महंगे होते हैं। फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा होता है कि नहीं, टेस्ट कराना है, तो आप कराना चाहते हो तो करा लो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा इससे। और 2-3 साल में इंशाल्लाह आप पूरी तरह से रिकवर हो जाओगे। और उसके बाद भी लेकिन आपको कम से कम 2 साल में आपका अगर ख़त्म हो जाता है, मैंने बताया 2-3 साल आपको आगे भी एहतियात रखनी है, तो 5 साल आपको इसी तरह से करना है, डाइट जो भी बताइए इसी तरह से, ताकि कैंसर जो है वो जड़ से ख़त्म हो सके। और खाने में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने में रेड मीट जैसे कि बीफ, बफेलो, गाय भैंस का गोश्त जो होता है, वो आपको रोज़ाना अपनी डाइट में कम से कम 100 से 150 ग्राम या 200 ग्राम अगर आप खा पाओ तो और भी अच्छा है। तो ये आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। गाय, बैल या भैंस का गोश्त जो होता है वो बेस्ट होता है। और अगर वो नहीं आपको मिल पाता है तो लैम या मटन का भी खा सकते हो। और ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गोश्त जो है वो आपको ताकत भी देगा, ये रेड मीट जो है, और आपकी बीमारी को ठीक करने में भी बहुत मदद करता है। गोश्त जो होता है, ख़ास तौर से बीफ का जो होता है, बीफ बफेलो का, गाय भैंस बैल का गोश्त, ये आपको अंदर हीलिंग करता है। आपके अंदर जो भी टूट फूट हो गई है, आपके अंदर के सेल्स को बनने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो कैंसर ठीक करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीक़े हैं, जैसे कि जो डॉक्टर्स कीमो वगैरह देते हैं, तो उससे तो मैं एक तो दवाओं से भी आप दूर रहो, और कीमो वगैरह जो होती है मैं तो यही कहूँगी उससे दूर रहो। और आप देखोगे कि खुद ही देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि इस किस्म के इलाज में फ़ायदे की जगह जो होता है नुकसान ज़्यादा होता है। ये जो ट्रेडिशनली दिए जाते, कीमो दे रहे हैं और ये जो दवाएं देते हैं कैंसर के लिए, इससे फ़ायदा तो कम ही होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, और भी ज़्यादा सिचुएशन जो है बिगड़ जाती है मरीज़ की कंडीशन। तो बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखो और अपना इलाज खुद करो, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को ठीक कर सकते हो। और आप देखते ही होंगे कि कैंसर के जितने भी, अगर 100 पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं तो उसमें से करीब 90, 80 या 90 तो मर जाते हैं। बाकी 8-10 जो लोग जो हैं वो ही, रेशियो जो है, ये कन्वेंशनल जो तरीक़े अपनाए जाते हैं, इलाज जो दिए जाते हैं, तो उससे बचने को तो बस थोड़े ही लोग बच पाते हैं, ज़्यादातर लोग मर जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसका अभी तक जो है कोई इलाज आया ही नहीं है मेडिकल की दुनिया में। तो इस पे ये जो इलाज होते हैं ये सब एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, और उससे फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ कि कैंसर जो है वो आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हो। बीमारी बड़ी है मगर उसे बड़ा बना दिया गया है, क्योंकि उसका इलाज किस तरह से करना है ये अभी तक किसी को भी, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। और इलाज बहुत आसान भी है, ठीक है। और अब आपको क्या रास्ता चुनना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने बता दिया है जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने किया है, उस हिसाब से मैंने बता दिया है। और आप इस तरह से करके, जैसे मैंने बताया है, इस तरह से अगर करोगे तो अपनी बीमारी से इंशाल्लाह बाहर आ जाओगे। और बाकी मौत ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर आपकी मौत लिखी ही है तो वो तो हो ही जाएगी, ठीक है। और अगर ठीक होना आपकी किस्मत में लिखा है तो ठीक हो जाओगे, तो कम से कम आपका पैसा भी बचेगा और आप जो हो आराम से ठीक हो जाओगे, चलते फिरते अपने सारे काम करोगे। कोई ऐसा नहीं है कि बिस्तर पे पड़ने की आपकी नौबत आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ और आपके दिल से इस बीमारी के लिए जिसका जो डर है उसको निकाल पाऊँ। तो सबसे पहले तो डर पे ही काबू पाना पड़ता है। डर पे अगर आप जीत गए तो आगे की जर्नी आप जो है आराम से उसको कर लोगे और अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, मतलब ठीक हो जाओगे। तो होप आप जो है समझ पाओगे इस चीज़ को। और अगर आपके आसपास कोई भी कैंसर का पेशेंट है तो कोशिश करो उसको ये वीडियो जो है दिखाओ, शेयर करो, हो सकता है वो ठीक हो जाए मरीज़। तो इसमें मेरा यही है मकसद कि आप जो हो ठीक हो जाओ तो अच्छी बात है। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आप ठीक हो सकते हो, और किस तरह के इलाज के चक्कर में पड़ोगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है वो आप देख लो, क्या आपको रास्ता चुनना है। क्योंकि हम सिर्फ समझा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो आपको जो भी रास्ता चुनना है आप उसी रास्ते पे चलो, दूसरे को बुरा भला आप नहीं कह सकते, ठीक है। और यहाँ जो ये वीडियो मैंने बनाई है तो मेरी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रही है, तो आवाज़ थोड़ी आपको हो सकता है थोड़ी फंसी फंसी सी लगे। तो ज़ुकाम हो रखा है मुझे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी और बहुत दिनों से पेंडिंग थी। तो मैंने कहा अब मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं तब भी इसको बनाऊँगी ज़रूर। तो ये वीडियो पूरी हो गई, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो थी। और आप भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं और इससे जो आपके नियर एंड डियर हैं उन्हें भी ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। अच्छा, लास्ट में ये जो आप इस वीडियो का टाइटल देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये टाइटल इसलिए रखा है ताकि यूट्यूब इस पर कोई ऑब्जेक्शन ना करे और ये वीडियो सही सलामत आप तक पहुंच पाए। क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत टाइम से ये वीडियो पेंडिंग थी। तो इसकी बारीकियों पे मैं बहुत टाइम से गौर कर रही थी, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर मैं कैंसर के टॉपिक कैंसर करके, मतलब कैंसर कैसे ठीक करें इस तरह का, या फिर कैंसर से रिलेटेड टॉपिक को इसके थंबनेल पे लगाऊंगी या टाइटल में, तो बहुत इम्कान है यूट्यूब का एल्गोरिदम उसे कैच करके और उसको जो है डिलीट कर दे वीडियो को। और फिर उसको रीलोड करना भी नामुमकिन ही होता है और चैनल पे स्ट्राइक आती है। मैंने पहले भी एक बार कोशिश करी है मगर चैनल पे स्ट्राइक आ गई। तो कुछ टाइम पहले मैंने अखरोट के छिलके वाली चाय बनाई थी और उसका टाइटल लिखा था ये कैंसर के लिए किस तरह से मुफीद है। तो उस पे मतलब वो बिल्कुल भी उसको लोड नहीं होने दिया, यूट्यूब ने उसको चैनल पे नहीं आने दिया। और उसके चक्कर में मैंने दोबारा रीलोड किया उसको, तो फिर उसमें स्ट्राइक आ गई चैनल पे। तो इसी वजह से मैंने ये इस तरह का ये एक बड़ी बीमारी करके ये इस वीडियो का टाइटल दिया है, जिससे कि ये एल्गोरिदम यूट्यूब का एल्गोरिदम कैच ना कर पाए इसको और ये आप तक पहुंच पाए वीडियो।
क्योंकि ये वीडियो अगर आप तक पहुंच पाएगी और आप अगर किसी भी मरीज़ को ये पहुंचा पाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। कई एक वजूहात हैं, मैंने पीछे बता ही रखा है आपको। और अगर ये इसका बारे में लोगों को पता चल पाएगा और लोग ठीक हो पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी ये। तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, शेयर करें, ख़ास तौर से अगर कोई आपको जान पहचान में और आसपास कोई मरीज़ है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें या फिर दिखाएं, जिससे हो सकता है वो ठीक हो पाए।